साथियों, बहुत देर से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति की अभी घड़ी आ गई है और आखिरी में तमाम वक्ताओं की बातें सुनने के बाद समारोह करने के लिए, समापन करने के लिए मुझे कहा गया है। तो इसलिए मैं समापन करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले JNK में जो हुआ और जो जानकारी आप सभी लोगों को मीडिया के द्वारा उपलब्ध हुई और हमें जो जानकारी उपलब्ध हुई उसके अनुसार गोलियां मारने वाले लोगों ने मारने के पहले नाम पूछे और जब नाम उनको मुसलमानों की तरह नाम नजर नहीं आए, जो हमारे देश में नाम लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, या माँ बाप हमारे लोगों के नाम मुसलमानों के अलावा रखते हैं, उस तरह के नाम जब उन्होंने आतंकवादी लोगों ने सुने, जब उन्होंने पूछा तो उनको हिंदू के तरह के नाम सुनने में आए और आते ही उन्होंने गोलियां मारी और तमाम लोगों को मार दिया। पता नहीं इस घटना से आप लोगों ने क्या सीखा, मैं नहीं जानता, मगर मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश में पिछले 10-11 साल से केंद्र में जिन लोगों की सरकार है, वो सरकार हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर चलाने का काम कर रही है। ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार जो लोग चला रहे हैं, उनकी वजह से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सारे दुनिया में फैला। और जब हिंदू मुसलमान के नैरेटिव का मामला फैला तो उसी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आधार बनाकर जब लोगों ने हिंदू के तरह नाम सुने, उन लोगों ने सुने जो आतंकवादी थे और उन्होंने उन लोगों को गोलियों से मार दिया। कौन लोग हैं भारत में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं पिछले 10-11 साल से? मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये भाषण करने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं? जो लोग हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चला रहे हैं, उसी नैरेटिव की वजह से वो लोग मारे गए जो निर्दोष थे, उनका कोई उसमें दोष नहीं था। जो मारे गए वो निर्दोष थे, इनोसेंट लोग थे, मगर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर और नैरेटिव पर देश में माहौल बना रहे हैं,
उस नैरेटिव की वजह से वो इनोसेंट लोग मारे गए। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? ये जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, क्योंकि गोलियां मारने वालों ने पूछा, और जब उन्होंने वो नाम हिंदुओं के देखे तो देते ही उन्होंने उन लोगों को गोलियों से मार दिया। तो हो सकता है बिहार का चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का मामला काम में आ जाए, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है और जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं वो जीतना चाहने वाले लोगों को शायद जानकारी मिल गई होगी कि वो जीत नहीं रहे हैं। उनको अंदरूनी पार्टी के लेवल पर या सर्वे के लेवल पर जानकारी मिली होगी कि वो जीत नहीं रहे, तो उन्होंने जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना जरूरी समझा। और ये हिंदू मुसलमान का मामला लोगों को जान से मारने के बाद बहुत तेजी से फैलता है और सारे देश भर में फैलता है और मीडिया में 24 घंटे चलता है। और ये मीडिया में चलता क्यों है? क्योंकि वो चलता नहीं है, चलाया जाता है, प्लान बनाकर चलाया जाता है ताकि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जमीन पर भी प्रस्तापित हो और जब चुनाव हो तो लोग भी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को ही आधार बनाकर वोट डाले। ये जो JNK में हुआ, ये इसके पीछे असली वजह है। जो केंद्र में सरकार में है वो लोग ही इस तरह की बातें फैला रहे हैं। मुझे लगा सबसे पहले ये बात आप लोगों को बता दूं, उसके बाद में हम लोग सारे देश भर में जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आप लोगों को बताई जाए। साथियों, 1848 से फुले शाहू अम्बेडकर का आंदोलन देश में चला। 1848 से लेकर 1956 तक फुले शाहू अम्बेडकर का आंदोलन चला। एक विचारधारा के लोग हैं, आप में से तमाम लोग केवल मात्र अम्बेडकर की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जब बोलने के लिए आते हैं तो वो अम्बेडकर की बात करते रहते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को सुनता रहता हूँ, वो केवल अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर अम्बेडकर ने जिसको गुरु माना वो गुरु को छोड़ देते हैं। जो लोग अम्बेडकर की बात करते हैं उसी अम्बेडकर ने जिसको गुरु माना उसको छोड़ देते। आप लोग जिसको महान मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, उसी ने तो उसको गुरु माना। तो गुरु होता है और चेला तो चेला होता है, और गुरु बड़ा होता है और चेला छोटा होता है। ये आप लोगों से मैंने सुना, मगर आप लोगों को गुरु चेला का जो छोटा और बड़ा वाला मामला है मुझे लगता है आप लोगों को याद नहीं होगा। इस वजह से मुझे लगा आप लोगों को याद दिलाया जाना चाहिए। साथियों, हम लोग फुले शाहू अम्बेडकर की बात कर रहे हैं तो 1848 से लेकर 1956 तक, तो गिनती करो कितने साल हो गए, तो पता चलता है 108 साल का संघर्ष है।
फुले, साहू, अंबेडकर, इनका जो संघर्ष है टोटल 108 साल का है। और 108 साल का संघर्ष करने के बाद एक अधिकार मिलता है, वोट का अधिकार। एक अधिकार मिलता है, वोट का अधिकार। और जो 108 साल संघर्ष करने वाले लोग हैं वो वोट के अधिकार से संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब वोट का अधिकार मिला उससे संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों संतुष्ट हो जाते हैं? क्योंकि वोट के अधिकार में हमारे लोगों को पता नहीं है, मैं बताना चाहता जो पता नहीं है। वोट के अधिकार में दो अधिकार शामिल है। एक अधिकार है शासक चुनने का और एक अधिकार है शासक बनने का। मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक बताया होगा, आज तक किसी ने बताया होगा। वोट के अधिकार में दो अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का और एक शासक बनने का। आप लोगों को कितना बताया गया? वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार। वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार है। तो आपको जिसको मौका मिला आप उसको देते रहे, और किसी को जब मौका नहीं मिला तो उसने दूसरा मौका देखा। मैं एक बार चुनाव के समय में सर्वे करने के दृष्टि से गांव में गया तो शाम के 4 बज गए थे, वोट का दिन था, वोट डालने का दिन था। तो मैंने लोगों को पूछा डाल दिया क्या? नहीं डालना है, नहीं है अभी वोट नहीं डाला। तो 4 बज गए, क्यों लेट क्यों कर रहे? नहीं वेट कर रहे, कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ लोग आने वाले हैं। काहे के लिए आने वाले हैं? कुछ लोग लाने वाले आने वाले हैं, और लाने के दौरान ये जो है ये पैसा लाने वाले हैं, और फिर वो देने के बाद वो जो बोलेंगे उसको हम लोग वोट डालते हैं। इससे हमारे लोगों को वोट के अधिकार के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को जानकारी करके जानकारी समाज के लोगों को देने का काम करना चाहिए। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ये काम किया नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने ये काम किया नहीं जो करना चाहिए था। इसलिए साथियों ये काम लोगों को करना चाहिए और ये बातें लोगों को समझाना चाहिए। ये एक बड़ा मिशन है, एक बड़ा मकसद है, और इसके लिए केवल विचारधारा का प्रचार करने से काम नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ ये भी बोल रहे थे कि विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बराबर है, होना चाहिए, मगर जो लोग ब्राह्मणवाद का विचार प्रचार करते हैं उसके हिसाब से आपकी विचारधारा परिवर्तनवादी विचारधारा है, और हमारे महापुरुषों की विचारधारा परिवर्तनवादी विचारधारा है। उस विचारधारा का आप प्रचार प्रसार करते हैं, वहां तक ठीक है, मगर ध्यान रखो केवल मात्र विचारधारा से परिवर्तन नहीं होता। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि केवल विचारधारा से परिवर्तन नहीं होता है। दुनिया में परिवर्तन आज तक आया है
वो संगठित शक्ति के बल पर आया। कितने पढ़े लिखे लोगों को ये समझ में आता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने अनपढ़ लोगों को समझ में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने अनपढ़ लोगों को ये बात समझ में आता है। ये नहीं कह रहा हूं कितने पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आती है कि संगठित शक्ति के बल पर ही परिवर्तन होता है। और संगठित शक्ति के बल पर अगर परिवर्तन होता है तो हमें विचारधारा से आगे बढ़ना चाहिए। विचारधारा जोड़ने का काम करती है। तो संगठन बनाने के लिए एक रसायन है। जैसे गोंद जो है दो चीजों को जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसी तरह से दो इंसानों को जोड़ने के लिए गोंद नहीं, विचारधारा की जरूरत होती है। हमारे लोग हमारे महापुरुषों का नाम जानते हैं। हमारे ज्यादातर लोग महापुरुषों का नाम जानते हैं, उनकी विचारधारा नहीं जानते, उनका मकसद नहीं जानते, उसका उद्देश्य नहीं जानते। तो ये काम करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने विचारधारा का ट्रेनिंग देने के लिए सारे देश भर में ट्रेनिंग कैंप्स लगाने के कार्यक्रम चलाए हैं। देश भर में जब तक लोगों को विचारधारा की समझ पैदा ना हो तब तक महापुरुषों का नाम लेने से परिवर्तन होने वाला नहीं है। पहले हमारे लोग माला जपते थे, उसमें भी नाम लेते थे। पहले माला जपते राम 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 और हे राम, यही ना होता था। ये माला जपते थे। और जिस तरह से राम नाम का माला जपते थे, अगर उसी तरह से फूले 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 अंबेडकर अंबेडकर साहू साहू नाम जपने से हो जाएगा? ये नाम जपने से हो जाएगा? नाम जपने से नहीं होगा। इन लोगों की आइडियोलॉजी है, इन लोगों की विचारधारा है, और वो विचारधारा आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने वामसेफ संगठन में 1 दिन से लेकर 5 दिन तक ट्रेनिंग रखा है। 1 दिन से लेकर 5 दिन तक का ट्रेनिंग रखा है। सवेरे 10 बजे से रात के 9 बजे तक मैं 5 दिन अकेला ही बोलता हूं और हमारी महापुरुषों की विचारधारा सुनने वालों को समझाता हूं। अगर 5 दिन सुनने के बाद 1 दिन ध्यान में रह जाए, बहुत हो गया। 5 दिन सुना और समझदारी पैदा हो गई, विचारधारा की समझदारी पैदा हो गई, तो इधर उधर नहीं जाएगा, अड़ जाएगा विचारधारा के लिए, विचारधारा पर अड़ जाएगा। क्योंकि जो विचारधारा पर अड़ता नहीं है वो दूसरों को बदलता नहीं है। जो खुद विचारधारा पर अड़ नहीं सकता वो दूसरों को विचारधारा के आधार पर बदल नहीं सकता। जो अपनी विचारधारा पर कायम नहीं रह सकता वो दूसरों को कैसे बदलेगा?
इसलिए केवल महापुरुषों का नाम लेने मात्र से परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो उनके उद्देश्य है, उनकी विचारधारा है, उनका कार्यक्रम है और उस पर चलने वाले कैडर तैयार करना जरूरी होता है। और जब वो कैडर तैयार होते हैं तो वो कैडर अपने अपने तहसील में, अपने अपने ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, गांव में, जिले में प्रचार प्रसार का हमारे एब्सेंट में भी काम करते रह सकते हैं। हमारे जाने के बाद अगर वहां कोई भी नहीं प्रचार करने वाला रहा तो फिर तो कौन करेगा? ये देश छोड़ी छोटा मोटा है, ये 36 राज्यों में फैला हुआ है देश। भारत जो देश है वो 36 राज्यों में फैला हुआ है। इधर बांग्लादेश के बॉर्डर तक, इधर ब्रह्मदेश के बॉर्डर तक भारत की सीमाएं हैं, इधर पाकिस्तान की सीमाएं हैं, बहुत विशाल फैला हुआ है। इधर श्रीलंका की सीमाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बहुत विशाल देश है और 36 राज्यों में फैला हुआ है। और मैं 19 साल की उम्र से इस काम को कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है और डेली मैं एक जिले से दूसरे जिले जाते रहता हूं। एक जिले में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकता हूं, डेली ही चलते रहता हूं। 19 साल की उम्र से कर रहा हूं, अभी 67 साल हो गए। अभी 67 साल की उम्र है और अभी मैं थोड़ा झुका हुआ हूँ क्या कि टाइट हो ना? अभी मैं ऐसा झुका हुआ नहीं हूँ, अभी ऐसा ही हूँ, टाइट हो। अभी भी इस उम्र में भी डेली ट्रैवलिंग कर रहा हूं, एक दिन नहीं, डेली ट्रैवलिंग। उसके बाद वहां जाकर कार्यक्रम करने का। अब यहाँ के लोगों ने कहा धनबाद में कार्यक्रम है, हमें धनबाद में लेकर छोड़ दिया, तो फिर कहा कि नहीं और 2 घंटा जाना होगा। बताया ही नहीं कि वहां धनबाद से और एक देहात में जाना होगा, गांव में जाना होगा। तो हमने कहा अरे आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ना। और अब हम लोगों ने शहरों में काम करने के बजाय अभी योजना बनाई कि गांव में जाएंगे। अभी 2030 तक हम लोगों ने योजना बनाई, 6.5 लाख गांव हैं, तो 6.5 लाख में से 6 लाख गांव में ये आंदोलन पहुंचाना होगा। इस योजना पर काम कर रहा हूं। अभी इतने लंबे समय से 67 साल हो गया, मेरी उम्र हो गई इतने लंबे समय से, लगभग राउंड अबाउट 50 साल से ये काम करते करते 36 में से 32 राज्यों में ये संगठन फैलाया और 769 जिले हैं देश में, उसमें से 625 जिलों में संगठन फैलाया। परिवर्तन केवल मात्र विचारधारा से नहीं होता है, परिवर्तन संगठित शक्ति से होता है। संगठित शक्ति रहेगी तो परिवर्तन होगा। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हो और सुनकर चले जाएंगे ये मानकर कि आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। नहीं, अगर आपको ये काम ठीक लगता है, ये काम करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो जिम्मेदारी लेकर ये काम करना चाहिए। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जो कमियां, खामियां, कमजोरियां है वो दूर करने के लिए आपको संगठन के द्वारा तमाम प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तमाम प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण लेकर अपने आप को तैयार करना होगा। हमारे सीनियर थे काशीराम जी, फिर उसके बाद डीके खापर्डे, दीना भाना, उन लोगों से हमने सीखा, सुना
हमने सीखा और इस काम को जिंदगी लगा दी। अभी 67 चल रहा है और 67 का मतलब समझते हो? अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है होता तो 58 साल में रिटायर्ड हो गया होता और 60 साल में लोग कहते हैं ये केवल रिटायर्ड नहीं टायर्ड भी हो गया है। 58 में रिटायर्ड हो जाता है और 60 साल में टायर्ड भी हो जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। तो हम 58 में भी रिटायर्ड नहीं हुए, 60 साल में भी टायर्ड नहीं हुए, अभी 67 चल रहा है और हम लोग इस लड़ाई में अभी भी सारे देश भर में फैलाने के काम में लगे हुए हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा। एक एक पढ़े लिखे आदमी को लेकर बैठाकर समझाना पड़ता था, उसके दसियों सवाल होते थे, उसके जवाब देने पड़ते थे। इसके बावजूद भी बार बार ऐसा करना पड़ता था और इसलिए इतना लंबा समय लगा। और अभी हमारा विशाल नेटवर्क तैयार हो गया और इसके आधार पर अभी हम लोग सेकंड फेज में अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। वो आंदोलन है लोगों का आंदोलन, जनता का आंदोलन, मासेस का आंदोलन। अभी हम लोग पढ़े लिखे लोगों के साथ उनको लेकर 6 लाख गांवों के अंदर 15 लाख बूथ है। चुनाव कमीशन जब चुनाव कंडक्ट करवाता है तो बूथ बनाता है, 1000 वोटर का एक बूथ, ऐसे 15 लाख बूथ है। तो हमने 6 लाख गांव का संगठन बनाने के साथ साथ 15 लाख बूथ का भी संगठन बनाने का प्लान बनाया। बूथ लेवल में हमारी कमेटी होनी चाहिए और बूथ के नीचे शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 सामाजिक समूहों के लोगों को जोड़कर लगभग 2 करोड़ शाखाएं सारे देश भर में डेवलप करने के काम में हम लगे हुए हैं। संगठन की 2 करोड़ शाखाएं देश में संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए 2 करोड़ शाखाओं का गठन करने के काम में लगे हुए हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि वास्तव में संगठित शक्ति से ही परिवर्तन होता है, तो ऐसा मानने वाले, ऐसा समझने वाले लोग हम लोगों से जुड़े। केवल विचारधारा से परिवर्तन नहीं होगा, विचारधारा जरूरी है, बगैर विचारधारा से नहीं होगा, मगर केवल विचारधारा से नहीं होगा, संगठित शक्ति के बल पर होगा। और विचारधारा ही नहीं, केवल संगठित शक्ति ही नहीं, नेतृत्व लोग करने वाले लोग चाहिए। परिवर्तन अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। कोई जिम्मेदार होता है तो हम नाम लेते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले का, हम नाम लेते हैं छत्रपति शाहू महाराज का, हम नाम अधिकार दिया गया तो हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, मगर वो पढ़ने लिखने का उपयोग केवल अपना पेट भरने के लिए कर रहे। पढ़ने लिखने का उपयोग हमारे लोग केवल अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। जानवर भी दिन भर पेट भरने के लिए दौड़ता रहता है और फिर शाम को वो भी पेट भर के सोता, जानवर भी। और आदमी भी पेट भरने के लिए ही दिन भर काम करे और सो जाए, तो फिर जानवर में और आदमी में क्या फर्क रह जाएगा? आदमी में और जानवर में तो फर्क नहीं रहेगा। आदमी और जानवर में फर्क होना चाहिए। आदमी और जानवर में क्या फर्क है?
आदमी और जानवर में विवेक का फर्क है। कितने लोगों को समझ में आता है विवेक का क्या मतलब है? विवेक का मतलब है गलत को गलत कहने की क्षमता और सही को सही कहने की क्षमता, उसको बोलते हैं विवेक। बुद्धि एक अलग चीज है, विवेक बुद्धि अलग है। मैं विवेक बुद्धि की बात कर रहा हूं तो विवेक बुद्धि से समझ में आता है गलत क्या है और सही क्या है, और फिर इसके आधार पर जानवर और इंसान में फर्क हुआ। जानवर में ये समझ में नहीं आता, इंसान को ये समझ में आता है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जानवर को ये बात समझ में नहीं आती क्या गलत है क्या सही है, इतना ही फर्क है। जानवर में विवेक नहीं होता, आदमी में विवेक होता है। तो जो आदमी अपने विवेक का उपयोग नहीं करता उसका और जानवर में क्या फर्क है? उसका और जानवर में क्या फर्क है? मान लो कि ब्राह्मण लोगों ने 2-3 हजार साल तक आपको पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया। उन्होंने बीजेपी बनाई, उन्होंने कांग्रेस बनाया, और आपने कभी बीजेपी को चुन कर दिया तो कभी कांग्रेस को चुन कर दिया। तो क्या आपने दिमाग का उपयोग किया? मुझे तो नहीं लगता हमारे लोगों ने दिमाग का उपयोग किया। जिन ब्राह्मणों ने आपके पुरखों को हजारों सालों तक पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया था, उन लोगों की पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस बनी 1885 को, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ने कांग्रेस बनाई। भारतीय जनता पार्टी बनाई आरएसएस ने। 1925 को आरएसएस बना, गोडवलकर ने बनाया, हेगड़ेवार ने बनाया, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने बनाया, और उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी बनाने के पहले जनसंघ बनाया, और बाद में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो ये तो सारा ब्राह्मणों का संगठन है। अगर ब्राह्मणों के संगठन है और आप ब्राह्मणों के ही संगठन को दिल्ली की सत्ता में पहुंचाते हो, तो क्या हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर आपको वोट का अधिकार इसीलिए दिया कि आप अपने दुश्मनों की ताकत बढ़ाने का काम करें, दुश्मनों की शक्ति बढ़ाने का काम करें, और अपनी पिटवाई करने का काम करें, अपने दुश्मनों को ताकत दे और दुश्मनों को ताकत देकर अपनी पिटाई करवाने का काम करे? इसलिए तो निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों ने ऐसा नहीं सोचा था। इसके बावजूद भी हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसकी कोई न कोई जरूर वजह होगी। वो वजह ये है कि हम विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हो गए हैं मगर विवेक बुद्धि का उपयोग और प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे होकर अगर हम अपने विवेक बुद्धि का उपयोग और प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी ही ताकत से, हमारी ही शक्ति से हमारा दुश्मन ताकतवर होगा। हो गया, देखो कितना हो गया। पहले तो हमारे लोगों ने कांग्रेस बनाई, कांग्रेस को दिल्ली के सत्ता में पहुंचा दिया। फिर हमारे लोगों ने बीजेपी के लोगों को सत्ता में पहुंचा दिया। यानी पहले एक ब्राह्मण को पहुंचाया, फिर उस ब्राह्मण के बारे में हमारे लोगों की राय खराब हो गई, तो दूसरे ब्राह्मण को सत्ता में पहुंचाया कि ये ब्राह्मण खराब है, इसलिए दूसरे ब्राह्मण को सर पर बिठाया। पहले राजाराम को बिठाया और हमारे लोगों ने सोचा ये राजाराम गलत है, तो फिर सीताराम को बिठाया। तो हमारे लोग इतने महान हैं, राजाराम को छोड़ देते, सीताराम को पकड़ते हैं।
सीताराम को छोड़ देते, राजाराम को पकड़ते हैं। गधेपन की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। आदमी को गधा होना चाहिए थोड़ा बहुत, मगर गधेपन की कोई न कोई लिमिट निर्धारित करनी चाहिए। हम गधापन जो है बार बार वही बात दोहराते रहते हैं, वही करते रहते हैं, तो इससे हम अपना नुकसान करते हैं, आने वाली नस्लों का नुकसान करते हैं, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करते हैं। तो हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उनके पास मीडिया है, उनके पास अखबार है, उनके पास टीवी है, और उस पर सारी खबरें दिन भर आप देखते रहते हो, उनकी चर्चा चलती रहती है, और उनकी चर्चा में आप लोग मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हो, और इस तरह से उनमें से किसी एक दुश्मन को अपना हुक्मरान बनाते हो, अपने देश को चलाने की जिम्मेदारी सौंप देते हो, और ये बार बार करते हो, ये बार बार वही करते हो। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने लड़ाई नहीं लड़ी। 100 में 85% वोट हमारे है। 100 में मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो 30% वोट पड़े थे उसको। 30% वोट के आधार पर मायावती 207 विधानसभा की सीटें भी चुनकर आई थी। 402 में से 402 सीटें थी, उसमें से 207 सीटें मायावती चुनकर आई, केवल 30% वोटों के आधार पर। अपना संगठन होना चाहिए, और अपने संगठन के बल पर हमको चुनाव लड़ना चाहिए, और अपने लोगों को अपनी पार्टी, अपना संगठन बढ़ाने के लिए निधि देना चाहिए। हमारे आंदोलन का टाटा बिरला कौन है? कांग्रेस के पास टाटा है, बिरला है, बीजेपी के पास टाटा है, बिरला है। हमारा टाटा बिरला कौन है? अरे आप लोग हैं हमारा टाटा बिरला, आप लोग हैं ना हमारा टाटा बिरला। अगर हमारे लोग, काशीराम जी कहा करते थे, एक नोट दो एक वोट दो, बोलते थे ना, सुना ना काशीराम जी का? हाँ, क्योंकि आपकी उम्र देखकर मुझे लगा काशीराम का जरूर सुना होगा, इसलिए पूछ रहा हूं आपको। ये काशीराम जी कहते थे एक नोट दो और एक वोट दो। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, हमारे बुजुर्गों की, जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमारा टाटा बिरला अंबानी हमारा समाज है। अगर हम टाटा बिरला अंबानी से पैसा लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो फिर तो टाटा बिरला की सुनना पड़ेगा, फिर तो टाटा बिरला की सुनना पड़ेगा, और टाटा बिरला की सुनेंगे तो आपके पिछवाड़े में लात मारना पड़ेगा। अगर आपकी सुनना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, और टाटा बिरला अंबानी के पिछवाड़े पर लात मरवाना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा हो सकता है, मगर इसके लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधन हैं। ये 5 साधन आपके पास है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम। हुनर का मतलब क्या है? जैसे मैं माइक में बोल रहा हूं, हर एक को थोड़ी बोलना आता है, हुनर है बोलने का। अगर किसी आदमी को यहाँ खड़ा कर दिया जाए और बोलने के लिए कहा जाए, बोला नहीं, बोलना नहीं, तो बोलना एक हुनर है, हर आदमी के अंदर नहीं होगा। कंठ है मगर बोलना नहीं आता, कंठ है मगर बोलना नहीं आता, क्योंकि सवाल विचारधारा का होता है, सवाल विचारधारा का होता है, केवल बोलने मात्र का नहीं होता है। कि लोगों को विचारधारा समझाना होगा, लोगों को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम देना होगा,
तो इसलिए सारे देश भर में हमारे पास कार्यक्रम डेली चल रहे। मैंने इसीलिए आपको कहा 2030 तक 6 लाख गांवों में और 15 लाख बूथ का संगठन बनाने का कार्यक्रम लेकर के चल रहा। कभी आज यहां हो, कल बंगाल, तो जाना होगा रांची, फिर रांची से फ्लाइट पकड़कर कलकत्ता जाना होगा, फिर वहां मीटिंग करना होगा, फिर वहां से फ्लाइट पकड़कर फिर दूसरे राज्य में जाना होगा, फिर तीसरे राज्य में जाना होगा। तो तब होगा। जिंदगी लिमिटेड है, मर्यादित है, वो उसका समय आपके मर्यादा के अधीन नहीं है। ये सेहत कब बिगड़ जाएगी, कब गड़बड़ हो जाएगा पता नहीं है। आपके पास जो समय है उस समय का उपयोग करना होगा और उस समय का परिवर्तन के लिए उपयोग करना होगा। इसलिए कह रहा हूं 5 साधन की जरूरत है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, मेहनत। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए दूसरे मेहनत क्यों करेंगे? अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं देश और दुनिया में, हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे क्यों बढ़ाएंगे? हमें आगे बढ़ाना होगा, हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। हमारे लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई परिश्रम या मेहनत करने वाला नहीं है। और अभी 75 साल से ज्यादा समय हो गया, हमारे वोट लेते रहे, केंद्र में सत्ता बनाते रहे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। वोट देने के बाद वो दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली में पहुंचने के बाद वो क्या बोल रहे हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग ने हमको वोट नहीं दिया, तो हिंदुओं ने। हमको अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने वोट दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो 3.5% ब्राह्मण है वो आपको हिंदू बनाना चाहते हैं। और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। मैंने लोगों को कहा, अरे ये तो दयानंद सरस्वती कहता है हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। जब मैंने ये प्रचार शुरू कर दिया तो आरएसएस ने फिर नाम बदल दिया और आजकल कोई और ही नाम ले रहे। क्या? सनातन। ये साला सनातन भी उनका नहीं है, ये सनातन बुद्ध के प्रवचन से लिया। एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है, ये बुद्ध का प्रवचन है, वहां से सनातन लिया। ये ब्राह्मणों के पास भारत का शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि वो भारतीय नहीं है। ब्राह्मण भारतीय नहीं है, यूरेशिया से आए हुए हैं। और डीएनए के अनुसार, विज्ञान के अनुसार प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए हुए विदेशी लोग हैं। अगर अंग्रेज विदेशी थे तो उनको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं था, तो उनको गांधी जी के द्वारा भगाया गया। तो ये लोग भी भारत पर राज करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये भी अंग्रेजों की तरह ये भी विदेशी है। मगर आपके घर में पूजा होगी तो पंडित जी के बगैर होगी क्या? ये है गधापन कि ब्राह्मण को हम अपने सर पर बिठाते हैं, और जब सर पर बिठाते हैं तो उनको बोलते हैं भाई यही पंडित जी अच्छा है, उसको एमएलए बनाओ, उसको एमपी बनाओ, उसको सरकार बनाओ। अच्छा, पंडित कभी खेती में हल चलाते हुए देखा किसी ने? किसी ने देखा? किसी पंडित को खेती में हल चलाते हुए देखा? अच्छा, नहीं देखा। सुना देखा भी नहीं, सुना भी नहीं।
सारे हम लोग खेती में हल चलाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, और सारा का सारा अन्न खरीदने के लिए पंडित जी को पैसा भी हम ही देते हैं, और उसी पैसे से वो अन्न खरीदता है जो हमने पैदा किया, और वो खाता है, और फिर उसके शरीर पर मनोटमो की चर्बी चढ़ जाती है, और इस वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। ब्राह्मण जो है इसी तरह से मरता है। तो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मेडिकल साइंस की बात है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि हम लोगों को अपना संगठित शक्ति का निर्माण करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की संख्या 85% है, और चुनाव जीतने के लिए 40% से ज्यादा वोटों की जरूरत नहीं है। 85% का 50% 42.5% होता है, इतने वोटों की भी जरूरत नहीं है। जो चुनाव आंकड़ों का विश्लेषण करो तो आपको पता चलेगा, 3-4 पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ते हैं तो 30% में मायावती मुख्यमंत्री बनी। जब ज्यादा पार्टियां होती है तो वोटों का विभाजन होता है, और कम संख्या में भी आप शासक वर्ग बन सकते हो। तो आपको वोट का उपयोग वोट देने के लिए नहीं करना है। संकल्प करो, वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट किसी को भी देने का अधिकार नहीं है, वोट शासक चुनने का अधिकार नहीं है, वोट शासक बनने का अधिकार है। देखो फर्क कैसे होता है, सोचने का फर्क कैसे होता है। अगर आपने मान लिया कि शासक चुनने का अधिकार है तो आप दूसरों को